है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो बुद्ध के ज़माने से लेकर के 18वीं सदी तक आज़ादी की यही सोच थी कि बराबरी होनी चाहिए और आपसी भाईचारा होना चाहिए। अब ये शब्द भी बड़ा मज़ेदार है, बंधुत्व हिंदी का हो चाहे उर्दू का भाईचारा, उसमें भाई तो शुमार है, बंधु तो शुमार है, हम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको इस परिभाषा को थोड़े से खोल करके देखना होगा। जब मैं संस्कृत पढ़ती थी तो जो पंडित जी पढ़ाते थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म में 4 लक्ष्य जीवन के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वो 4 पुरुषार्थ कहा गया है। तो मैंने कहा लक्ष्य तो आपने हमको भी दिए हैं, तो पुरुषार्थ की मैं औरतों के लिए क्यों कोई नाम नहीं है? ये हमारे लक्ष्य हैं कि आप लोगों के लक्ष्य? तो फिर उन्होंने कुछ खुदाई की, स्क्रिप्चर्स की और बोले कि नहीं 17वीं सदी में फलाना सोमदेव ने अपनी टिप्पणी में ये कहा था, ये मतलब फलाना कहा था। कुल मिला के बात ये आई कि स्वतंत्र स्त्री की कोई कल्पना हमारे शास्त्रों में हमको उस तरह नहीं मिलती जैसे स्वतंत्र पुरुष की है। अब मैं दूसरे स्क्रिप्चर्स के बारे में तो इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये साफ है कि 17वीं सदी तक स्वतंत्र स्त्री का मतलब था एक औरत जो जिसके साथ चाहे जाकर के रह सकती है, सहवास कर सकती है, लेकिन विवाहता नहीं होगी और वो इसके लिए पैसा भी ले सकती है और उसके लिए उसे दंड नहीं दिया जाए। ये कोई बहुत बढ़िया परिभाषा नहीं है और कोई बहुत बढ़िया स्वरूप भी नहीं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं 1946 और 47 के बीच के भारत की, तो लोगों का सोचने का तरीका और जो उनके आगे लक्ष्य थे वो गांधी जी ने जो रखे थे सो रखे थे और महिलाओं ने उसको जस का तस दोहरा दिया। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि बात को हर बात को करीब 80 के लेट दशक में मेरी करुणा आसफ अली जी से और सुभद्रा जोशी से बात हो रही थी, जो ट्रेड यूनियन लीडर थी। तो मैंने कहा कि हम लोग बहुत छोटे थे, आप लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्याएँ थी, तो आप लोगों ने उस वक्त औरतों के लिए रिजर्वेशन की मांग क्यों नहीं की? तो अल्लाह जी ने कहा कि देखो असली बात ये है कि हम लोग उस वक्त इमोशनली इन्वॉल्व हुए और अपने घर के पुरुषों के कारण इन्वॉल्व हुए जिनसे हम प्रेम करते थे, हमारे पति हो चाहे हमारे बेटे हो चाहे हमारे भाई हो। बोले जवाहरलाल की फैमिली से लेकर के मेरी फैमिली तक जितनी भी औरतें आई और जुड़ी स्वतंत्रता आंदोलन में, वो सारी औरतें वो थी जो कि इमोशनली अपने भाई या पति से इतना जुड़ी हुई थी कि उन्हें लगा कि अगर वो किसी लड़ाई में हैं और हम किसी तरह उनका हाथ बचा सकती हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाएं। और हाँ, ये गलती हमसे हुई। देखो अम्बेडकर साहब ये बात समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जिससे इतना लाभ हुआ उस पूरी कम्युनिटी को। हम लोग कुल आबादी का 50% की बात हमारे ज़हन में आई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल दृष्टि से नहीं, इमोशनल दृष्टि से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि औसतन हमारी जो आज की पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें ये बात नहीं कही जाती। ये ज़रूर कहा जाता है कि हमारी वीरांगनाएं थी, तलवार चलाती थी, ये करती थी, वो करती थी, लेकिन सचमुच में वो जिन कारणों से जुड़ी they were more emotional and less pragmatic। सोचा समझा नहीं था। जैसे आपको मैं डिफरेंस दिखाऊँ, 1857 में जो गदर में रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी, तो वो इसलिए जुड़ी कि उनको दत्तक पुत्र को लेने का अधिकार नहीं दिया गया था और झांसी पर हमला हो गया था। वहीं पर नाना फडणवीस वगैरह मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि थे जिनको बेदखल किया गया था, तो वो अपनी साम्राज्य की वापसी के लिए लड़ रहे थे। तो ये उस समय भी ये सोच में अंतर था कि a woman fights like a tigress for her children, for her husband। वो शेरी बन के लड़ती है और बहुत अच्छी तरह लड़ती है, लेकिन
उत्सव उसका खुद से जो होता है, इट इज नॉट पावर, इट इज मोर इमोटिव अटैचमेंट टू हर फैमिली। फैमिली ओरिएंटेशन होना कोई अलग बात नहीं है, फैमिली हम सबको पूरा करती है और हम सबको बनाती है अपनी तरह से, लेकिन ये जो वन है ये तब से लेके आज तक जो हमारी पूरी नारी अधिकारों की जो पूरी मुहिम रही है, लड़ाई में नहीं कहूँगी, लड़ाई शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मुहिम कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा स्त्री पुरुषार्थ है, स्वयं पुरुषार्थ जो है, वो ये है कि बराबरी का हक है, सहचरी बने अनुचरी, साथ चले पीछे पीछे न चले, पिछला क्यों न बने, साथ साथ चले और साथ साथ सब कुछ एक साथ मिल करके हर चीज में हिस्सेदारी हो। तो अब हमारे लिए सोचने का वक्त आ गया है कि पिछले 75 वर्षों में 76 वर्ष से पहले की जो गैर बराबरियां थी, जो असमानताएं थी समाज में, उसको औरतों ने किस हद तक दूर किया है, या औरतों के लिए देश की डेमोक्रेटिक सरकार ने किस हद तक दूर कर पाया है। जो नीतियाँ बनी हैं, जो जिस तरह से डेमोक्रेसी हमारी यहाँ बनी और विकसित हुई है, जिस तरह से सरकारें आई गई, जिन मुद्दों पर आई और गई, उन मुद्दों ने हमारी जिंदगियों पर क्या असर डाला है। और ये मैं बिल्कुल निर्मम तटस्थ कोई पड़ताल की है, इसमें मैं कोई स्त्री पुरुष की दृष्टि से नहीं देखती, सिर्फ ये देखती हूँ कि आबादी के 50% हिस्से को क्या वही लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मिल सकी है। और यही 3 कसौटियाँ हैं जिन पर भी सारी नीतियों को हमको परखना चाहिए। डॉक्टर धर्मपाल ने एक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, 20वीं सदी के 1857 से 1947 तक का इतिहास है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि इस लड़ाई में जो बड़े नाम जो सब जगह दर्ज हैं, लेकिन इसमें करोड़ों ऐसे लोग शामिल थे जो बेचेहरा हैं, जिनका नाम कोई नहीं जानता है। और नैनारा सहगल ने कहीं अपनी किताब में लिखा है कि आज़ादी आंदोलन में 30,000 भारतीय औरतें जेल गई। ये आखिर कौन थी? बहुत खोजने पर भी मुझे 2-3 ही नाम मिले। एक प्रेमचंद जी की बीवी शिवरानी देवी, एक लक्ष्मीचंद जैन की माँ चमेली देवी जैन, लेकिन बहुत सारी औरतें गई थी जेल। और वो क्या सोचती थी? शिवरानी देवी ने चांद के एक खास जेल उन्होंने निकाला, चांद एक पुरानी पत्रिका थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जेल में मैंने जो भेदभाव और जातिवाद देखा, उससे मेरा जी हिला गया। कि जेल में हम गए थे बापू के कहने से, और हम सोचते थे कि यहाँ बराबरी होगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से औरतें बिहेव करती हैं, अपने घर से खाना बनवाने के लिए घूस देती हैं, और वकील जिस तरह से यमूद की तरह से उनका केस लड़ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि जेल जाकर के भी हम हिंदुस्तानियों ने कोई बहुत बड़ी चीज़ सीखी है। और ये एक माइनॉरिटी व्यू कहा जा सकता है, शीख की आवाज़ कही जा सकती है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनका कि ऐसा एक्सपीरियंस ना रहा हो, लेकिन मुझे एक भी महिला का लिखा हुआ कोई ऐसा चिट्ठा नहीं मिला जैसे नेहरू जी ने जेल के बारे में लिखा है, बापू ने लिखा है, माधव देसाई ने अपनी डायरी लिखी है। तो क्या बात थी कि पुरुष अपनी व्यथा या अपना डिप्रेशन दर्ज करते चले, हमने इतिहास लिखने की अपनी तरह का, अपनी तरफ से इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। बहुत से को जाने के बाद मुझे ये लगा कि आदमी उस चीज़ को समझता है जिस चीज़ से उसका लग पड़ता है, या जिस चीज़ के साथ उसका कोई पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब इतिहास में औरतों को आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक मानव इतिहास ज़्यादातर लड़ाइयों का इतिहास है।
नारियों का इतिहास यानी पुरुषों का इतिहास। पुरुष राजाओं ने पुरुष सेनापतियों की मदद से लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें सैनिक थे हुए। बहुत ही कम कहानियाँ हैं उसने कहा था जैसी जिसमें कि सैनिकों की विधवाओं का या सैनिकों के पुराने प्रेम का जिक्र आता है, वरना हम उस जमाने की औरतों के बारे में इस तरह की अंतर्दृष्टि भरी हुई हाशिए की चीज़ें बहुत हम देखते हैं। और अब हालांकि मेरे पास समय इतना नहीं है, मैं यही खोजती रहती हूँ कि ऐसी बातें मुझको जहाँ से जहाँ मिले। 1939 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस संस्था ने वर्ल्ड वॉर का विरोध किया था, फॉर्मली औपचारिक रूप से वर्ल्ड वॉर का विरोध किया था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था जो रिकॉर्ड में है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। जो विरोध हुआ था बापू के विरोध की चर्चा है और पार्टियों के विरोध की भी चर्चा है, लेकिन औरतों ने लड़ाई का जिस आधार पर विरोध किया था, जिसलिए विरोध किया था कि इससे पुरुषों की ही नहीं हमारी भी हानि होगी, परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, इसलिए हम किसी तरह के युद्ध में भारतीयों की शिरकत के लिए राजी नहीं है। उनकी बात कितनी सुनी गई मुद्दा नंबर 2, आज़ादी के साथ एक और घटना हुई। हम लोग अक्सर जिन चीज़ें हमको दर्द करती हैं, तकलीफ देती हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। इस मायने में पुरुष और औरत में कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी तकलीफ देह चीज़ें जिसमें हमारी तरफ भी उंगली उठती है, हमारी हमको भी गिल्ट महसूस होती है, हम उसके अक्सर चर्चे नहीं करते। एक ऐसा ही वाक़या है हिंदुस्तान का, तो एक देश से 3 देशों में पार्टीशन, उस समय तो 2 ही बने थे लेकिन हम तो 3 हो गए। पार्टीशन ने बहुत बड़ा असर औरतों पर डाला। ये व्यवस्थित तौर से औरतों ने दर्ज नहीं किया और इसके बारे में एक गार्गी चक्रवर्ती की बहुत अच्छी किताब है बंगाल के पार्टीशन के बारे में कि औरतों पर उसका क्या असर हुआ, विमेन इन बंगाल पार्टीशन, और हिंदी में कुछ उपन्यास वगैरह हैं। और अब जाके उर्वशी बुटालिया ने पार्टीशन वॉइसेस करके एक किताब निकाली है और उससे समझ में आता है कि दोनों तरफ औरतों के लिए कितना नरक बन गया था। और सबसे बड़ा नरक ये बना कि देश के भौगोलिक रूप में हमेशा के लिए दरारें पड़ गई और वो दरारें इतनी गहरी हैं, उसके ऊपर से खूब सारी मिट्टी बिछा दी गई, लाल कारपेट डाल दिए गए, बहुत सारे देशभक्ति के गाने दोनों तरफ गाए गए, लेकिन दरारें नहीं। और किसी ने उन दरारों तक जा करके उनको अच्छी तरह भरने की चेष्टा नहीं की, ना एकेडमिकली न सोशली। गांधी जी अकेले और सबसे मेरे ख्याल में हमारे बड़े नेताओं में सबसे आखिरी व्यक्ति थे जो उस नरक में घुसे थे और उन्होंने उसे दर्ज किया था। इसीलिए आज़ादी के समय उन्होंने कहा था मेरा देश रो रहा है। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक रिश्ते, फैमिलीज, शादियाँ, बचपना, इस सब की क्या हालत हुई आज़ादी की शुरुआत में, इस पर हमको औरतों के नज़रिए से सोचना और औरतों से बात करके जानना चाहिए। दादी नानी की कहानियाँ या तो हमारे उस पर की जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, हमारे पड़ोसी थे जो मेरा गुजरावाला से गुजर के आए थे, वहाँ के कोई जमींदार हुआ करते थे, उनके परिवार में 3 औरतें थी जिनमें से 2 इस सदमे से पागल हो गई थी और वो इलाज होता था, अच्छे खाते पीते लोग थे, इलाज होता था। वो अक्सर आके मेरी माँ के साथ बैठ जाती थी। मेरी माँ अक्सर निगाह थी शिवाजी जी, तो वो कुछ कहानियों में उन्होंने जिक्र भी किया है, लाल बनी की उनकी कहानी में जिक्र किया है कि औरतों की तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। और कोई उर्वशी बुटालिया से बात की, वो मुझे 2 मामे थे, एक मामे हम लोगों के साथ यहाँ आ गए, एक मामे और वहाँ रहने लगे क्योंकि ज़मीनें थी। तो फिर मेरी नानी ने कहा कि मैं मेरे बेटे के साथ नहीं रहूँगी, तो फिर वो वहीं रह गया। फिर उन्होंने जब परिवर्तन किया कि फिर मिलने के लिए गए लोग। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा वर्ल्ड व्यू बदल गया।
रह रह करके, जैसे ज़मीन के नीचे फॉल्ट लाइन्स होती हैं, आप में से जो जियोलॉजी पढ़े हुए हैं आप जानते हैं कि उनको सचर जोन्स कहा जाता है। ज़मीन के एकदम अंदर जाकर के वो होती हैं और जब बहुत प्रेशर होता है तो ज़लज़ला आता है। तो ये जो हमारे यहाँ समय समय पर ये जो होता है आंदोलन तरह का, ये उसी प्रेशर पर नतीजा है। और हमने अभी भी उन जोन्स की खुले दिल से, नेक दिल से, इंसानियत के दायरे में बात नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका बहुत बड़ा असर हम औरतों पर पड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर हर गाँव में अपनी अपनी औरतों पर, अपनी अपनी लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया। और जो हमारी पड़ोसी ने थी, वो मेरी मदर को बताती थी कि हमारे में 17 लड़कियों को हमारे जेठ ने और ताऊ ने, बच्चों के ताऊ ने तलवारों से काट के खून कर फेंक दिया। यही वहाँ की लड़कियों के साथ भी हुआ है। तो ये कोई भूलने वाली बात नहीं थी, लिहाजा उन्हें नहीं झेल सकी थी तो काबिलियत थी। नोबडी नॉट नेसेसरी वुमेन आए बाहर से और उन्होंने लकीरें खींची, देश तकसीम हो गया और परिवार के परिवार बढ़ते। किसी ने औरतों से नहीं पूछा इसका औरतों पर कितना गहरा असर पड़ा, औरतों के बारे में उनके माशरे पर कितना गहरा असर पड़ा, ये हम लोग अब क्या करके देख रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ बुरी ही हुई हो। आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव थी, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्स रेशियो हमारे यहाँ महिला बच्चियों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे घट रही है। और नॉर्मली जो 1000 मर्दों के पीछे जो रेशियो 900 तक से बढ़ गया था, वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। इसी तरह से फर्टिलिटी पर भी कंट्रोल हुआ है, परिवार का साइज छोटा व्यायाम हुआ है, पोषण अभियान बहुत सारे चले हैं, जिससे बच्चों में स्टेंडिंग कम हो गई है, बच्चों में पोषण की तादाद कम हो गई है और अंडरवेट बच्चों की तादाद 35.8 से घट के 35.5 हो रही है। इसी पर हम लोग पूरे। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज का रेशियो बहुत कम है और ये बात पूरी करके कोविड के समय आई, क्योंकि कोविड औरत और मर्द नहीं देखता, कोविड बेटा और बेटी नहीं देखता, वो सबको गिरफ्त में लेता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये सही है कि हेल्थ केयर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी तंत्र जो गरीबों के लिए या सामान्य मध्य वर्ग के लिए काम करता था, जिससे औरतें सहज जुड़ जाती थी, वो कमजोर हुआ है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है। तो इससे ये औरतों के ऊपर ये असर हुआ है कि घर का जो स्टडी की थी, तो हम लोगों ने पाया कि घर का जो बजट था, आज की तारीख में जो सबसे गरीब फैमिलीज हैं उनका 60% बजट हेल्थ केयर पर खर्च होता है, 60%। और वो इसलिए नहीं करती कि उनको शौक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी देह उनकी कमाई का जरिया है। वो घर घर जाके काम करती है, उनकी पीसती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, खेतों में काम करती है, जानवर संभालती है, परिवार संभालती है। हमारे पहाड़ में फ्यूल और वाटर लेने के लिए जंगलों में जाती है, पानी लाने के लिए झरनों पर जाती है और इसलिए उनका स्वास्थ्य कमज़ोर है। एनीमिया 75% हमारी औरतें एनीमिक हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी तरक्की हुआ है। हम कोई जो कागज की लेखी और आखिर लेखी का फर्क है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कागजों पर बहुत फर्क हुआ है। स्वास्थ्य तंत्र में तरह तरह के हॉस्पिटल स्पेशलाइजेशन में है, लेकिन होना एक चीज़ है, लेकिन उन तक पहुँचना दूसरी चीज़ है। इन घरों में जब हम लोगों ने करीब 300 मीटिंग्स औरतों के उसके साथ की थी, गाँव में भी, शहर में भी, पूरे देश में, तो हम लोगों ने पाया कि घरों में जब औरतें बीमार होती हैं तो खर्च नहीं किया जाता, लेकिन जब पुरुष या बेटा बीमार होता है तो उस पर खर्च ज़्यादा किया जाता है। और उसकी प्रैक्टिकल वजह है क्योंकि उनको कमाओ माना जाता है। लेकिन उन घरों में भी जहाँ पर औरतें कमा खा रही हैं वो अपने स्वास्थ्य को सीरियसली नहीं ले रही।
दूसरी चीज़ जो चिंता दिखाती है वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी पुलिस रिपोर्ट्स हुई हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं कानून में भी और पुलिस व्यवस्था में भी, लेकिन अभी भी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हर राज्य में, हर क्षेत्र में बढ़ी है। और उसमें औरतों के साथ जब वो केस चलता है कचहरियों में, अदालतों में, अदालती कार्रवाई भी इतनी स्लो है कि अक्सर न्यायपालिका मुझसे नाराज अच्छा, तो हमारी आते हैं फिर से हम शक्ति का जो मेन हमारे यहाँ नाभि है, रावण की नाभि में कहते हैं ना कि रावण जिंदा रहता तो उसकी नाभि में हम रहता। तो शक्ति की जो नाभि है हमारे यहाँ वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हमारी मौजूदगी कम थी, कम है और लक्षण नहीं लगते हैं कि बेहतर होगी। अब देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से 389 मर्दों में सिर्फ 11 औरतें हैं और पार्लियामेंट में अभी भी कुल मिलाकर के 78 औरतें हैं, जबकि पुरुषों की तादाद 785 की लगभग है। तो लोकसभा की 499 सीटों में 22 औरतें थी 1952 में, और आज 16 लोकसभा में 543 सीटों में अभी भी कोई खास बढ़ोतरी की तादाद नहीं दिखती है। तब ये टोटल वॉज अराउंड 5%, फिर बढ़ के 7.31 हुआ और फिर 11.62, लेकिन अभी भी औरतों की तादाद मर्दों से बहुत कम है। और स्वीडन, नॉर्वे, इन सब देशों में तादाद इधर पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। इंग्लैंड में आप जानती हैं महिला प्राइम मिनिस्टर है, न्यूजीलैंड में महिला प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, हमारे यहाँ सीटों का जो वितरण होता है उस वक्त हम पॉलिटिशियंस से हम लोगों ने बतौर पत्रकार बात की, तो सबका ये कहना था कि विनेबल नहीं होती है, जबकि विनेबिलिटी अगर आप उसका देखें कि कितने टिकट दिए गए और कितनी जीती, महिलाओं की विनेबिलिटी की प्रतिशत ज़्यादा है पुरुषों से, लेकिन एक ये मिथ है कि वो विनेबल नहीं होती है, क्योंकि पुरुषों का बहुत प्रेशर रहता है कि आप हमारे दे पाएंगे। पुरुषों से ही ज़्यादा बात करते हैं खुल करके और उन्हीं का समर्थन देते हैं। फिर आप जानते हैं कि धन बल और भुज बल की क्या भूमिका है पॉलिटिक्स में, और वहाँ पर महिलाओं से भी उम्मीद नहीं करते हैं वो लोग कि वो हमको इतना कहते हैं। महिलाएँ हैं वो संपन्न परिवार और या उनको विरासत में वो सीख मिली है उनके पति या उनके किसी का देहांत हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं की तादाद राजनीति में तमाम प्रयासों के बाद इतने सालों से बेकार बनती है, 50% रिजर्वेशन का मुद्दा लटका हुआ है और हर बार वो जब आता है उससे पहली रणनीति रच ली जाती है और अक्रॉस पार्टीज, एक पार्टी नहीं सारी पार्टियों में अंदरूनी सहमति है कि भाई औरतों को 50% ले आओगे तो हम लोग। तो जबकि ये एक्सपेरिमेंट पंचायती राज में हो गया है और इसके अच्छे नतीजे निकले हैं। अभी मैं पंचायतों का देख रही थी कि मद्रास स्टेट में, यहाँ तमिलनाडु में हमने देखा कि पुरानी जो मद्रास स्टेट का जो हिस्सा है उसमें जितनी भी महिलाएं पंच हैं उनको
अरे भैया समाज की शक्ल तो देखने दो उनको, देख हमारे यहाँ जना तो आप एक हाथ से दे रहे हैं और एक हाथ से दे रहे हैं। और ये वजह इसकी ये नहीं है कि सरकार ने नहीं दिया है या कानून ने नहीं दिया है, बल्कि जो समाज है, जो आचरण है, उसमें ये पुरुषों ने अभी तय नहीं किया है कि औरतों को किस हद तक आज़ादी का फायदा लेने दिया जाए। तो इसे आप खुद सोच करके देखिए, अगर हम किसी औरत के प्रसंग में कहते हैं कि वो आज़ाद ख्याल है, कई लोगों के तेवर चढ़ जाते हैं, क्योंकि आज़ाद ख्याल का औरतों के संदर्भ में अच्छा अर्थ नहीं लगाया। या हम कहते हैं कि वो हुनरमंद पेशेवर महिला है, ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो जो शब्द पुरुषों के लिए इतने 75 सालों में सार्थक रही हैं, वो अभी तक औरतों के लिए सार्थक नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह ये है कि ये हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारी ये इस तरह की वो है रवायतों की ब्रेक पॉइंट से गड़बड़ियाँ हैं, और वो ज़रा सा भी कोई सुधार बड़ा होने वाला होता है या होता है तो वो रगड़पट्टियाँ आपस में हलचल मचाती हैं और फिर तरह तरह के भूकंप होते हैं। कभी कोई फिल्म आ जाती है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, कभी किसी महिला का प्रमोशन होता है तो मामला फौरन लोग कैट में ले जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। प्रेस जो शब्द है, आपको सुना होगा, इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं मीडिया के लिए। प्रेस का डिक्शनरी में, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में मतलब है कि जब एक कोई भौतिक पदार्थ, ठोस पदार्थ किसी चीज़ को दबाता है, नीचे से ही उसका प्रतिरोध होता है तो वो फ्लैट हो जाती है। तो उससे वो इलेक्ट्रिक प्रेस हो चाहे कोयले की प्रेस हो। तो औरतों के साथ भी यही है कि नीचे से माशरे का दबाव और ऊपर से पॉलिटिशियंस का दबाव, कुल मिला के हम क्या हैं, तो हमको रिंगल्ड होने दीजिए। एक बड़ी सुंदर, अभी मैंने एक कवित्री है उन्होंने की पढ़ी थी कि मेरे चेहरे की लकीरों को लोग से क्या कहते हैं, एयर स्प्रे से हटाओ नहीं मेरी तस्वीर से, ये मैंने अर्जित की है, ये मेरी कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये चलेगी, स्ट्रगल चलेगी, क्योंकि आपको के अंदर कि वो